दोस्तों, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो आज इंडिया में LG, सैमसंग और वर्लपूल जैसी फॉरेन कंपनीज रूल कर रही हैं। पर अगर हम 15-20 साल पीछे जाकर देखें तो उस टाइम मार्केट में एक इंडियन कंपनी का राज हुआ करता था जिसका नाम था वीडियोकॉन। वीडियोकॉन अपने कलर टीवी, वॉशिंग मशीन्स और एयर कंडीशनर्स के लिए जाना जाता था। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जो कंपनी एक टाइम पे नंबर 1 पोजीशन पे थी वो आज एकदम से गायब कैसे हो गई। साथ ही जानेंगे कि कौन था वो शख्स जिसने इस कंपनी को इतना बड़ा बनाया और बाद में डुबाया भी। और ऐसा तो क्या ही हो गया कि जिस कंपनी के सिम कार्ड्स और DTH एक टाइम पे पूरे इंडिया में बिकते थे, आज उसका कंप्लीट डाउनफॉल हो चुका है। तो ये सब कुछ हम डिटेल में जानने वाले हैं। कहानी की शुरुआत होती है 1955 में, जब नंदलाल धूत जी ने महाराष्ट्र के औरंगाबाद में अपनी शुगर मिल सेटअप की। उस टाइम शुगर केन प्रोसेसिंग एक नया बिजनेस था जिसके चलते धूत परिवार ने लाखों रुपए कमाए। फिर कई साल बाद ये बूढ़े हो गए तो बिजनेस की कमांड इनके बेटे वेणुगोपाल के हाथ में आ गई। अब वैसे तो पुराना काम काफी अच्छा चल रहा था, लेकिन इन्हें कुछ नया करना था, तो इसीलिए 1986 में इन्होंने अधिगम ट्रेडिंग कंपनी की शुरुआत की, जहां ये पेपर ट्यूब्स की मैन्युफैक्चरिंग करने लगे। अब वेणुगोपाल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आते हैं और इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर में ट्रेनिंग भी कर रखी थी, तो इसीलिए 1980s के मिड में इन्होंने मार्केट में एक चेंज नोटिस किया। इन्होंने देखा कि इंडिया में कलर टेलीविजन की डिमांड बहुत तेजी से बढ़ रही है, क्योंकि उस टाइम दूरदर्शन ने कलर ब्रॉडकास्ट जस्ट स्टार्ट ही किया था। तो इसी मार्केट चेंज को देखते हुए धूत फैमिली ने अब पिक्चर ट्यूब्स बनाने का डिसीजन लिया। पिक्चर ट्यूब्स, जिन्हें नहीं पता, ये कोन शेप ट्यूब्स होती हैं जिन्हें पहले के बॉक्स वाले टेलीविजन में इंस्टॉल किया जाता था। अब पिक्चर ट्यूब तो ये बना ही रहे थे, तो इन्होंने सोचा कि जब टीवी का मेन कंपोनेंट ही हम बना रहे हैं तो इसे किसी और को क्यों बेचना, हम खुद भी तो टेलीविजन बना सकते हैं। और ऐसे 1991 में इन्होंने मास इंडिया के लिए पहला कलर टीवी बनाया और उसी साल कंपनी का नाम भी अधिगम ट्रेडिंग से चेंज करके वीडियोकॉन बना दिया। इससे पहले तक रिच और एलिट क्लास लोग ही कलर टेलीविजन खरीदते थे, क्योंकि मोस्टली फॉरेन ब्रांड्स के टीवी ही उस टाइम पे इंडिया में सेल हो रहे थे और इंपोर्ट ड्यूटीज की वजह से उनकी प्राइसिंग काफी हाई रहती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं था। वीडियोकॉन के इस टेलीविजन के आने के बाद अब नॉर्मल लोग भी कलर टीवी को अफोर्ड कर पा रहे थे, जिसके कारण ये टीवी इंस्टेंटली पूरे इंडिया में हिट हो गया। धूत परिवार ने सिर्फ अपने एक प्रोडक्ट से पूरे कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट में तूफान ला दिया था, लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। कलर टीवी के बाद इन्होंने एक और बहुत बड़ा गैप स्पॉट किया और ये गैप था होम अप्लायंसेस मार्केट का। 1990s के दौरान भारत में इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन शुरू हो चुका था, जिसके कारण फॉरेन ब्रांड्स की एंट्री बढ़ रही थी और डेली नए नए प्रोडक्ट्स भी लॉन्च हो रहे थे। बट इसी चीज का वीडियोकॉन को फायदा मिलने वाला था। देखो, फॉरेन ब्रांड्स उस टाइम हर सेक्टर में एक्सपेंसिव थे और इसी वजह से मार्केट को एक अफोर्डेबल और रिलायबल इंडियन ब्रांड चाहिए था। साथ ही उस टाइम ज्यादातर फैमिलीज अर्बनाइजेशन की तरफ जा रही थी, जिसके कारण किचन एंड होम अप्लायंसेस की डिमांड भी रैपिडली बढ़ रही थी। अब अच्छी बात ये थी कि 1991 के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बाद गवर्नमेंट ने मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया और इसका वीडियोकॉन को फुल एडवांटेज मिला। 1995 के आसपास वीडियोकॉन ने होम अप्लायंसेस मार्केट में काफी तगड़ा एक्सपेंशन किया और बहुत सारे नए नए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए। सबसे पहले इन्होंने रेफ्रिजरेटर्स मार्केट पे फोकस किया। यहाँ ये कैलविनेटर और गोदरेज को टक्कर देना चाहते थे, इसीलिए इन्होंने फ्रोस्ट फ्री और डायरेक्ट कूल रेफ्रिजरेटर्स लॉन्च किए जो इंडियन क्लाइमेट के हिसाब से डिजाइन किए गए थे। साथ ही अफोर्डेबल प्राइसिंग और फाइनेंसिंग ऑप्शंस भी दिए ताकि मिडिल क्लास भी अफोर्ड कर सके। अब रेफ्रिजरेटर्स के बाद इन्होंने फोकस किया वॉशिंग मशीन्स पर। उस टाइम इंडियन मार्केट में सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन्स की डिमांड थी और जो कंपनी ये बना रही थी वो थी BPL। बट अगेन इनकी वॉशिंग मशीन्स बहुत एक्सपेंसिव थी, तो इसीलिए वीडियोकॉन ने अफोर्डेबल और ड्यूरेबल वॉशिंग मशीन्स लॉन्च की जो कि लोगों को बहुत पसंद आई। इसके बाद इन्होंने एनर्जी एफिशिएंट एयर कंडीशनर्स भी बनाए। फिर इसी दौरान इंडियन मार्केट में माइक्रोवेव आया, तो उसका भी अर्बन एरियाज में क्रेज बढ़ने लगा। तो डिमांड को देखते हुए इन्होंने कॉस्ट इफेक्टिव माइक्रोवेव भी बनाए। ऐसे करते करते धीरे धीरे इन्होंने ऑलमोस्ट सारे कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट बना दिए। उस टाइम ये टीवी से लेकर म्यूजिक सिस्टम तक सब कुछ मैन्युफैक्चर कर रहे थे। साथ ही स्वदेशी और सस्ता होने की वजह से लोग खरीद भी रहे थे। सेल्स को और ज्यादा बढ़ाने के लिए इन्होंने टीवी और
और वॉशिंग मशीन बायर्स के लिए कॉम्बो डिस्काउंट्स भी निकाले और इन्हीं चीजों के चलते वीडियोकॉन इंडिया में एक वैल्यू फॉर मनी ब्रांड बन गया। लेकिन वेणुगोपाल अब बड़ी गेम खेलना चाहते थे। उन्होंने देखा कि अगर हम इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट में अपना दबदबा बना सकते हैं तो ऐसे और भी तो सेक्टर्स होंगे जहां हम अपनी जगह पक्की कर सकते हैं। और यही सवाल वीडियोकॉन की डाइवर्सिफिकेशन का कारण बना और बाद में बर्बादी का भी। 1990s और 2000s के दौरान इंडिया और ग्लोबली भी एनर्जी की डिमांड बढ़ रही थी, तो इसी अपॉर्चुनिटी को देखते हुए इन्होंने पावर एंड एनर्जी सेक्टर में एंट्री ली। फिर कुछ टाइम बाद क्रूड ऑयल के प्राइसेस भी हाई जा रहे थे और उस टाइम भारत सरकार की न्यू एक्सप्लोरेशन लाइसेंसिंग पॉलिसी भी आई थी जो प्राइवेट प्लेयर्स को ऑयल एंड गैस सेक्टर में एंटर होने की परमिशन दे रही थी। तो इसी वजह से वीडियोकॉन ने ऑयल एंड गैस में भी भारी इन्वेस्टमेंट कर दी। इसके बाद 2007-8 में इन्होंने देखा कि भारत का टेलीकॉम सेक्टर बहुत तेजी से ग्रो हो रहा है और मोबाइल यूजर्स भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में एयरटेल, रिलायंस, टाटा और आइडिया जैसे प्लेयर्स मार्केट में अग्रेसिवली ग्रो कर रहे थे। तो इन सब को देखते हुए वेणुगोपाल जी ने टेलीकॉम सेक्टर में एंटर होने का मन बना लिया। 2008 में डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस ने वीडियोकॉन को 2G टेलीकॉम लाइसेंस और स्पेक्ट्रम एलोकेट किया। वीडियोकॉन ने नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ग्लोबल टेलीकॉम वेंडर्स के साथ टाई अप किया और कई शहरों में टावर्स इंस्टॉल करवाए। इसके अलावा ब्रांडिंग और मार्केटिंग कैंपेन्स पर भी हैवी इन्वेस्टमेंट्स की। फाइनली 2009 में इन्होंने अपनी टेलीकॉम सर्विस का ट्रायल लॉन्च किया। पहले कुछ सिटीज में लिमिटेड सर्विसेज दी गई, लेकिन धीरे धीरे ये हरियाणा, पंजाब, गुजरात और MP जैसे स्टेट्स में एक्सपेंड करते चले गए। इसके अलावा लो कॉस्ट प्लान्स और अट्रैक्टिव प्रीपेड ऑफर्स के चलते इनके सिम कार्ड्स फटाफट बिकने लगे। टेलीकॉम के बाद अब वीडियोकॉन DTH यानी डायरेक्ट टू होम सर्विसेज में एंटर होना चाहता था। 2009 के दौरान इंडिया में केबल टीवी पेनिट्रेशन काफी बिखरा हुआ था और लोग केबल ऑपरेटर्स की पुअर सर्विस और हाई प्राइसिंग की वजह से काफी परेशान थे, जिसके कारण DTH सर्विसेज की डिमांड बहुत तेजी से बढ़ रही थी। तो इस अपॉर्चुनिटी को देखते हुए इन्होंने 2009 में वीडियोकॉन D2H नाम से अपनी DTH सर्विसेज लॉन्च कर दी। इन्होंने सेट टॉप बॉक्सेस भी खुद ही मैन्युफैक्चर किए ताकि कॉस्ट कंट्रोल हो सके। साथ ही ये इंडिया की पहली कंपनी थी जिन्होंने 4K अल्ट्रा HD सर्विसेज लॉन्च की। इसके अलावा मल्टीपल चैनल पैक्स और रीजनल कंटेंट के ऑप्शंस भी दिए ताकि हर रीजन का कस्टमर टारगेट हो सके। इनकी इन्हीं स्ट्रेटजीज के चलते 2015 तक वीडियोकॉन D2H ने मार्केट में अपनी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस बना ली। इनका कस्टमर बेस 30 मिलियन यूजर्स तक पहुंच गया और देखते ही देखते इनका नाम इंडिया के टॉप 5 ऑपरेटर्स में आने लगा। लेकिन वेणुगोपाल यहाँ भी नहीं रुके। 2010 और 11 के टाइम इंडिया में रिटेल इंडस्ट्री भी बूम पर थी। इसमें रिलायंस रिटेल, क्रोमा और बिग बाजार जैसे ब्रांड्स मार्केट कैप्चर कर रहे थे। तो इसी ट्रेंड को देखते हुए वीडियोकॉन ने भी अपना खुद का इलेक्ट्रॉनिक्स रिटेल चेन लॉन्च करने का फैसला किया। इन्होंने अपने रिटेल बिजनेस का नाम रखा नेक्स्ट रिटेल। साथ ही अक्रॉस इंडिया 500 प्लस स्टोर्स ओपन किए, जिसमें टीवीज, रेफ्रिजरेटर्स, मोबाइल्स और लैपटॉप्स जैसी चीजें रखी गई। स्मॉल सिटीज और टाउन्स में भी एक्सपेंशन किया गया ताकि मास मार्केट कवर हो सके। यानी देखते ही देखते कुछ ही सालों में वीडियोकॉन हर जगह पहुंच चुका था। ये शाहरुख खान से एड्स करवा रहे थे, आईफा जैसे शोज प्रेजेंट कर रहे थे और यहाँ तक कि IPL टीम को भी स्पॉन्सर कर रहे थे। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि वीडियोकॉन का ये करोड़ों का बिजनेस बिखरने लगा और कुछ ही टाइम में ये बंद होने की कगार पर आ गया। तो चलो जानते हैं उन रीजंस के बारे में जिनकी वजह से इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर आज पूरी तरह से खत्म हो चुका है। सबसे पहले जानते हैं ऑयल एंड गैस सेक्टर के बारे में। 2008 से 11 के बीच में वीडियोकॉन ने ऑयल एक्सप्लोरेशन प्रोजेक्ट्स में डेट लेकर बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट किया, इस उम्मीद में कि बाद में अच्छा रिटर्न देखने को मिलेगा। लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। मात्र 3-4 साल में क्रूड ऑयल के प्राइसेस $100 पर बैरल से गिरकर $30 पर बैरल तक आ गए, जिसके कारण वीडियोकॉन का ये बिजनेस सस्टेन नहीं हो पाया। डेट की बात करें तो सिर्फ इस ऑयल एंड गैस बिजनेस के लिए इन्होंने 22,000 करोड़ का कर्जा ले लिया था और कंपनी की हालत ऐसी थी कि ब्याज देना भी मुश्किल हो गया। इसीलिए SBI, ICICI और बाकी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने मिलकर इस कंपनी को NPA यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट डिक्लेयर कर दिया और 2019 के आते आते ये बिजनेस कंप्लीटली कोलैप्स हो गया। इसके बाद बारी आती है टेलीकॉम सेक्टर की। 2008 में जब 2G स्पेक्ट्रम का ऑक्शन हुआ तो वीडियोकॉन को इस स्पेक्ट्रम का लाइसेंस सस्ते में मिल गया, पर बाद में CBI ने जब इंक्वायरी की तो पता चला
चला कि ये एक बहुत बड़ा स्कैम था। असल में कोई ऑक्शन हुआ ही नहीं था, सिंपली सिर्फ बड़े प्लेयर्स को ही लाइसेंस इशू किए गए थे। और जब इस स्कैम का पता चला तो सुप्रीम कोर्ट ने वीडियोकॉन के साथ साथ 121 कंपनीज के लाइसेंसेस को कैंसिल कर दिया, जिनमें एयरसेल भी शामिल थी। यानी वीडियोकॉन ने लाइसेंस को खरीदने में जो पैसे लगाए वो भी गए और खरीदा हुआ लाइसेंस भी गया, और अब वापस लाइसेंस लेने के लिए इनके पास पैसे नहीं थे। इसीलिए मार्केट इशू के चलते इन्होंने अपना बचा हुआ बिजनेस भी एयरटेल को बेच दिया। नेक्स्ट है डीटीएच सेक्टर। शुरू में तो वीडियोकॉन D2H ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन धीरे धीरे टाटा स्काई और डिश टीवी इनकी मार्केट छीनने लगे, क्योंकि उनकी प्राइसिंग और सर्विसेज दोनों ही वीडियोकॉन से बेटर हो चुकी थी, जिसके कारण लोग भी उन ऑपरेटर्स की तरफ शिफ्ट हो गए। इसके अलावा 2016 में इंटरनेट यूजर्स भी तेजी से बढ़ने लगे, जिसके चलते डीटीएच का कस्टमर बेस वैसे ही गिर गया, और जब बिजनेस फायदा ही नहीं दे रहा था तो उसे रख के भी क्या करते। इसीलिए 2018 में वीडियोकॉन D2H और डिश टीवी को मर्ज कर दिया गया। इसके बाद इनके रिटेल स्टोर्स की बात करें तो वो शुरू से ही कुछ खास परफॉर्म नहीं कर रहे थे, और जो थोड़ा बहुत बिजनेस था वो भी फ्लिपकार्ट और अमेज़न की वजह से खत्म हो गया। अब आप ये सोचोगे कि ये सब तो इनके साइड बिजनेसेस थे, लेकिन इनके मेन बिजनेस का क्या हुआ, जिसमें ये कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स बनाते थे? तो चलो वो भी देख लेते हैं। हुआ क्या कि 2005 के बाद इंडियन इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट में कोरियन और जापानीज ब्रांड्स की एंट्री हुई। सैमसंग और एलजी ने अपने इनोवेटिव प्रोडक्ट्स लॉन्च करने स्टार्ट कर दिए, लाइक इन्वर्टर, एसीज एंड स्मार्ट वॉशिंग मशीन्स। पर वीडियोकॉन अभी भी पुरानी टेक्नोलॉजी वाले अप्लायंसेस पर ही फोकस कर रहा था। कस्टमर्स नए और मॉडर्न डिजाइन की तरफ शिफ्ट हो रहे थे, लेकिन वीडियोकॉन सिर्फ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स का सस्ता वर्जन बना रहा था। अगर आपको भी याद हो तो 2010 के आसपास एलसीडी और एलईडी टीवीज का क्रेज काफी ज्यादा बढ़ गया था। उस टाइम बड़े बड़े डब्बे जैसे टीवी मार्केट से गायब हो रहे थे। सैमसंग और सोनी जैसे ब्रांड्स अपनी स्लिम एलसीडी टीवीज को लॉन्च कर रहे थे, वो भी अफोर्डेबल प्राइसिंग के साथ। लेकिन वीडियोकॉन टाइम के साथ ये सब चीजें नहीं कर पाया, जिसके चलते इनके प्रोडक्ट्स आउटडेटेड लगने लगे और लोगों ने इन्हें खरीदना बंद कर दिया। 2019 के आते आते कंपनी की टीवीज, रेफ्रिजरेटर्स और वॉशिंग मशीन्स की फैक्ट्रीज बंद होने लगी, और फाइनली 2021 में वेदांता ग्रुप ने इसे ओनली 2962 करोड़ में एक्वायर कर लिया। आज भी आपको वीडियोकॉन के कुछ प्रोडक्ट्स शायद देखने को मिल जाएंगे, पर आज ये सिर्फ एक नाम है जो किसी जमाने में $1 बिलियन ब्रांड हुआ करता था। कमेंट में बताओ आपके घर में वीडियोकॉन का कौन सा प्रोडक्ट हुआ करता था।